अभी सरकार कह रही है बारीदारों का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो ये भी क्लियर करें कि सरकार तो कहीं ना कहीं इन्हीं की है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि नंदा साहब हम मसले को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, ऊपर तक लेके गए हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार कोर्ट में जवाब दे रही है कि बारीदार वजूद में नहीं है। तो इसके लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। आप कहाँ बारीदारों की सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे होते तो सरकार हमारे पक्ष में वहां पे जवाब देती। तो ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सियासत इसमें कर रहे हैं। मैं आप इससे थोड़ा हटके आपको बात बताऊं, नंदा साहब ने पूरी कोशिश की है बारीदार कम्युनिटी को डिवाइड करने तक। कोई वीडियो ऐसी या किसी न्यूज में हमें बता दो कि नंदा साहब कभी बारीदारों के साथ प्रोटेस्ट में बैठे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। नंदा साहब सडनली आ रहे थे, जम्मू से आ रहे थे, ये मैं दावे से कहता हूं, सभी बारीदारों को पता है, हर लोग जानते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रही कि किस वजह से ये ऐसी झूठी बातें नंदा साहब कर रहे हैं, कहां धरने पे बैठे। एक बात तो मैं नंदा जी को पूछना चाहता हूं, नंदा जी आप मुझे बताओ, क्या आप बारीदारों के, आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट की थी तो क्या बारीदारों को आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा सके? क्या बारीदारों की बात आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा सके? जहां हिंदुस्तान के कहीं होम मिनिस्टर के पास लेके गए हो, जहां हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, क्या उनके पास कभी लेके गए हो? कभी आपने गवर्नमेंट में आप रहे हो, कभी आपने असेंबली में बिल लाया है, कभी आपने असेंबली में बात तक, मैं दावे से कहता हूं नंदा साहब मुझे बताएं कि अगर आपने मसला बारीदारों को हाईलाइट किया, जैसे आप मीडिया में सुर्खियां बिटोर रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने कहीं असेंबली में बिल लाया है तो हमें बताओ, कहीं असेंबली में आपने कहीं कोई बारीदारों की बात तक भी की है, आप जब तक आप मंत्री या एमएलए रहे हो, तो वो हमें कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ बताओ, जहां असेंबली की सारी कार्रवाई जो ऑन रिकॉर्ड होती है, कहीं ना कहीं से हमें बारीदारों को उम्मीद जागी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर बोल रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो तब सभी बारीदारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते, सभी बारीदारों ने अपनी पार्टियां छोड़कर, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़कर सभी ने बीजेपी को वोट दिए। हालांकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि तब के जो बीजेपी के यहाँ पे कैंडिडेट थे, मेरे ख्याल में वो किसी काउंटिंग में नहीं थे, वो चौथे पांचवें नंबर पे थे। तो सभी बारीदारों ने यूनाइट होकर वोट दिए। तो माननीय नंदा जी जो थे, जहाँ पे जो साबका एमएलए और मंत्री रहे हैं, उनको हमने जिता दिया। लेकिन हिमांशु जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसे नलायक आदमियों को हमने चुन के भेज दिया। मैं दावे से कहता हूं, चाहे किसी को बुरा भी लगे, ऐसे नलायक आदमी को हमने चुन के भेज दिया जिसने 30 अगस्त का वो काला दिन, ये बारीदारों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। 1986 के बाद से ही बारीदार, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के वो बारीदार 30 अगस्त को काला दिवस यानी कि ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। अब वो क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर ये है कि 1986 में बारीदारों को बलपूर्वक सरकार द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से निकाला गया था और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब बारीदारों को करीब 35 साल हो गए हैं ये काला दिवस मनाते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ। एक ये तारीख और एक दूसरी तारीख 2014 के इलेक्शंस के वो दिन, जब जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय भी थे और आज भी हैं, उनके मुख से सुना था कि अगर आप बारीदारों का हल करना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी को पावर में लाइए। अब प्रधानमंत्री की गुहार थी, बारीदारों को जरूरत थी, तो उन्होंने वही किया और यहां पे एमपी एमएलए बीजेपी के ही आए। लेकिन आज 7 बरस हो चुके हैं उस प्राचीर की गुहार को और बारीदार आज भी दर बदर भटक रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेराल्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे साथ एक्स सरपंच श्याम सिंह जी हैं, जो बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं और हर समय ये बयान देते हुए आपको दिखेंगे बारीदारों के पक्ष में और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विपक्ष में। श्याम जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। श्याम जी, 2014 के बाद आपने 7वां काला दिवस मनाया और शायद श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने खुल के बारीदारों को कहा आप हमें वोट दो, हम आपका मसला हल करेंगे। क्या दिक्कत क्या आ रही है? प्रधानमंत्री ने भी कहा आप लोग भी रेडी हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको विस्तार में ये बताना चाहता हूँ कि 1986 के बाद जब से ये श्राइन बोर्ड बना है, पहले तो हमें
हज़ारों साल वहाँ पे माता के चरणों में वहाँ सेवा दी है बारीदार कम्युनिटी में, हमें तभी बारीदार बोला जाता है कि हम बारी बारी वहाँ पे अपनी सेवा दिया करते थे, उनको बारीदार बोला जाता है। तो जब 86 में गवर्नर जगमोहन ने चंद अधिकारियों से मिलकर वहाँ पे ज़बरदस्ती बल प्रयोग वहाँ पे बाई फोर्स हमें निकाला गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से कि हमारा कसूर क्या था। एक तरफ तो आप हमारे ऊपर, अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन था तो वो साबित कहाँ हुआ, हमने क्या गलती की थी, हमने माता की सेवा की, पूजा की। तो एक प्लानिंग थी सरकार की कि इस स्थान को कैप्चर करके और ये रेवेन्यू एक जनरेट किया जाए और ये एक उनका उसका अपने लिए एक साधन बनाना चाहते थे, और हम उसकी वजह से हमें गरीब लोगों को वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1986 के बाद से लेकर आज तक हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास का आज तक की ये सबसे बड़ी एजिटेशन होगी। तो जब हम हर सरकारों के पास, जितनी भी जहाँ पे सरकारें, पहले तो जहाँ पे गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल में तो हमारी सुनवाई नहीं थी, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारे घरों में फोर्सेस भेज दी गई, और हमारे इतना हमें यानी कि जलील किया गया सरकार द्वारा, क्योंकि गवर्नर जो था वो डिक्टेटर था जहाँ पे जगमोहन, उसने बाई फोर्स और आर्मी सारी और फोर्स उसके हाथ में थी, तो उन्होंने बारीदारों के साथ इतना अत्याचार किया कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जब दोबारा 96 में सरकार बनी तो हम फारूक अब्दुल्ला जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हम उनके पास गए, उन्होंने एक हमारी बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से वो बिल लाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बिल ड्राफ्ट हुआ कैबिनेट में, उन्होंने अपने जितने भी सहयोगी थे उनसे सलाह की होगी, और फिर जब बिल ड्राफ्ट हुआ तो तब उनको सेंटर से किसी बीजेपी के बड़े लीडर का फ़ोन आ गया कि आप इस मंदिर के चक्कर में मत पड़िए। तो चूंकि फारूक अब्दुल्ला मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और ये हिंदू मंदिर था, उस वजह से फारूक अब्दुल्ला जो साबका चीफ मिनिस्टर थे वो भी वहाँ से पीछे हट गए। तो हमारी एक बार फिर हम निराश हो गए। उसके बाद दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें एक प्राइवेट बिल लाया गया, उसमें फिर कांग्रेस के मंत्री और एमएलए द्वारा वहाँ पे उस पर सपोर्ट की गई, और फिर वो उसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनी जो हिंदुस्तान के बाकी मंदिरों का दौरा करके जब वापस आई तो उसने रिपोर्ट असेंबली में सबमिट की। तो बदकिस्मती से तब बम बम बोले का एक एजिटेशन जहाँ पे चला और सरकार गिर गई। तो उसके बाद फिर हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी एजिटेशन जो थी वो लगातार चलती आ रही है। जैसे आप बोल रहे हो कि हम 1986 से लेकर आज तक हर साल जिस दिन ये टेक ओवर हुआ था 30 अगस्त को, उस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। और हमारी एजिटेशन, हम 15 साल तो हम कम से कम बस स्टैंड कटरा में अपना टेंट लगाकर धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बड़ी जुलूस निकाले हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। उसका कारण ये था, हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो था एक पावरफुल एजेंसी बन चुका था, इसके पास पैसे थे, इसके पास अप्रोच थी, क्योंकि गवर्नर इसके चेयरमैन हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी आवाज़ कहीं नहीं जाती थी, हमें हर जगह दबा दिया जाता था और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तरीके से कर लिया जाता था कि ये बारीदारों की आवाज़ आगे तक ना जा सके। लेकिन श्याम जी, फिर 2014 का साल आया, प्रधानमंत्री ने आपको खुद बुलाया, आपसे वोट भी लिए। अब क्या प्रधानमंत्री जी भूल चुके हैं, या जिन एमएलएज एमपीज़ को आपने जम्मू में जिताया वो वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की बटलवालियाँ रैली में जो बोला था, तो तब बारीदारों को उम्मीद जागी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर बोल रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो तब सभी बारीदारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, सभी बारीदारों ने अपनी पार्टियां छोड़कर, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़कर सभी ने बीजेपी को वोट दिए। हालांकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि तब के जो बीजेपी के जहां पे कैंडिडेट थे, मेरे ख्याल में वो किसी काउंटिंग में नहीं थे, वो चौथे पांचवें नंबर पे थे। तो सभी बारीदारों ने यूनाइट होकर वोट दिए। तो माननीय नंदा जी जो थे, जहाँ पे जो साबका एमएलए और मंत्री रहे हैं, उनको हमने जिता दिया। लेकिन हिमांशु जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसे नलायक आदमियों को हमने चुन के भेज दिया। मैं दावे से कहता हूं, चाहे किसी को बुरा भी लगे, ऐसे नलायक आदमी को हमने चुन के भेज दिया जिसने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। और हम लोगों बारीदारों का तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट को, ये बारीदारों के मसले को कहीं भी लेकर नहीं जा सके। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि नंदा साहब बोल रहे थे कि जितना मैंने इसको हाईलाइट किया इतना किसी ने नहीं किया। तो मैं नंदा साहब से आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि बारीदार कोई आपके दुश्मन नहीं है। बारीदारों ने आपको
वोट देकर आपको एमएलए बनाया, आपको माननीय बनाया, बारीदारों ने बनाया, मैं दावे से कहता हूं। तो कम से कम बारीदारों से आप सामने बैठ के बात कर लीजिए, आप मीडिया के जरिए या कैसे भी आप बैठ के बात कर लीजिए। एक एक बात में मैं नंदा जी को पूछना चाहता हूं, नंदा जी आप मुझे बताओ, क्या आप बारीदारों के, आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट की थी तो क्या बारीदारों को आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा सके? क्या बारीदारों की बात आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा सके? जहां हिंदुस्तान के कहीं होम मिनिस्टर के पास लेके गए हो, जहां हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, क्या उनके पास कभी लेके गए हो? कभी आपने गवर्नमेंट में आप रहे हो, कभी आपने असेंबली में बिल लाया है, कभी आपने असेंबली में बात तक, मैं दावे से कहता हूं नंदा साहब मुझे बताएं कि अगर आपने मसला बारीदारों को हाईलाइट किया जैसे आप मीडिया में सुर्खियां बिटोर रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने कहीं असेंबली में बिल लाया है तो हमें बताओ, कहीं असेंबली में आपने कहीं कोई बारीदारों की बात तक भी की है, आप जब तक आप मंत्री या एमएलए रहे हो, तो वो हमें कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ बताओ, जहां असेंबली की सारी कार्रवाई जो ऑन रिकॉर्ड होती है कहीं ना कहीं से हमें बताओ। कहीं आपने बारीदारों का धरना दिया वो बताओ, कहीं बारीदारों का कोई धरने से याद आया कि डीडीसी चेयरमैन रियासी सराब सिंह नाग जी ने बड़े साफ शब्दों में हमारे ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अजय नंदा जी जो हैं, जब वो एमएलए थे, पावर में थे, तो वो बारीदारों के साथ एक प्रोटेस्ट में बैठे थे। देखिए सराब सिंह नाग जी ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मुझे पता है, क्योंकि मैं बारीदारों को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे पूरा पता है। हम पिछले 35 साल से बारीदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि वो एक बड़ी एजिटेशन थी जो हमने श्राइन बोर्ड के खिलाफ की हुई थी, और श्राइन बोर्ड सेंट्रल ऑफिस के बाहर हम धरने पे बैठे थे। तो सडनली नंदा जी जम्मू से रियासी की तरफ, घर की तरफ जा रहे थे, तो एक ही रोड होने के कारण, क्योंकि और कोई लिंक तो वहां पे है नहीं, तो नंदा साहब उस जाम में फंस गए थे। तो वो वहां से गाड़ी से उतर के 2 मिनट तक हमारी बात सुनने आए थे, अदरवाइज वो कहीं धरने पे नहीं बैठे थे। ये बिल्कुल प्रोटेस्ट में नहीं बैठे थे, आप बिल्कुल नहीं बैठे थे। मैं किसी आज तक कोई वीडियो ऐसी या किसी न्यूज में हमें बता दो कि नंदा साहब कभी बारीदारों के साथ प्रोटेस्ट में बैठे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। नंदा साहब सडनली आ रहे थे, जम्मू से आ रहे थे, ये मैं दावे से कहता हूं, सभी बारीदारों को पता है, हर लोग जानते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रही कि किस वजह से ये ऐसी झूठी बातें नंदा साहब कर रहे हैं। कहां धरने पे बैठे थे? तो धरने की बात तो छोड़िए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि फिर जब मैं आप दावे से कहता हूं कि हमने नंदा साहब के 50 चक्कर हमने नंदा साहब के घर के पूरी बारीदार कमेटी ने लगाए हुए हैं, इनकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं आता था। बस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाइपलाइन में है, हम ये कर रहे हैं, बस यही बातें सुनने में मिलती थी जब ये सरकार में थे। तो फिर हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम कहीं लेट ना हो जाए, तो हमने एक बार बारीदारों का पूरा डेलीगेशन, जिसमें 45 के करीब लोग थे, वो सारे के सारे सेंट्रल ऑफिस जो इनका बीजेपी का हेड ऑफिस जम्मू में है, वहां पे चले गए। तो वहां पे हमारे भाजपा के तब के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी वहां पे बैठे थे, संगठन मंत्री अशोक कोल जी वहां पे बैठे थे, और भाजपा के और भी सीनियर लीडर वहां पे बैठे हुए थे। तो बारीदारों के सभी मेन लोग वहां पे थे। तभी वहां पे सभी लोगों के सामने, और सत शर्मा जी और संगठन मंत्री अशोक कोल जी ने ये कहा था कि हम बारीदारों का इसी सेशन में बिल असेंबली में लाएंगे। आप लेट हो गए, आप इतनी देर कहां थे? आपने क्यों हमें नहीं बताया? आपने जो बिल, हमने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल ला सकती है तो आप तो हमारे हो, और हमने आपको वोट देके जिताया। तो फिर वो बिल लेकर आए। तो उन्होंने जब बिल लाने की बात, उन्होंने कहा आप हमें बिल की कॉपी दो, जो ड्राफ्ट किया उन्होंने बिल है वो हमें दो, हम सेम ही बिल आप असेंबली में इसी सेशन में लाएंगे। तो हमने रातों रात उनको कॉपी पहुंचा दी। उसके बाद जब, हालांकि होना ये चाहिए था कि ये नंदा साहब का ये फर्ज बनता था, जो एमएलए हमारे वोटों की वजह से बनते, वो वहां पे जाते, वो वहां पे नहीं गए हमारे साथ, और ना ही उन्होंने बिल। जब हमने वापस आकर हमने सोचा कि हम लोकल विधायक हैं, इनसे भी मिल लेते हैं, तो हम रातों रात वहां पे नंदा साहब के घर चले गए। तो जब नंदा साहब के घर गए तो उन्होंने आनाकानी करना शुरू कर दी कि ये बिल आ नहीं सकता है, तो ये हमें पहले विधायकों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। मैं नंदा साहब को ये पूछना चाहता हूं कि सत शर्मा जी आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं, संगठन मंत्री अशोक कोल जी हैं, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट कर दी कि हम बिल लाएंगे, तो क्या वो दोनों सीनियर हैं या आप सीनियर हो? तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट कह रहा है तो इसका मतलब पार्टी के सभी विधायक उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन नंदा साहब कहीं, मुझे नहीं लगता उनका पर्सनल क्या इंटरेस्ट था, लेकिन नंदा साहब ने डेलिबरेटली इस मसले को खराब करने की कोशिश की है, और बारीदारों को अगर हक नहीं मिल सका तो उसके लिए बायद और बायद कारण नंदा साहब हैं, जी मैं दावे से कहना चाहता हूं। क्योंकि उसके बाद भी जब बारीदारों का सवाल आता है तो नंदा साहब हमेशा यही कहते हैं, अजय नंदा जी, कि सबसे ज़्यादा अगर बारीदारों के लिए किया है तो उन्होंने किया है। लेकिन इस बार हमने जब उनका एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बड़ा हड़बड़ाते हुए ये कह दिया कि मामला कोर्ट में है, और हर एक जो नेता है आजकल वो यही कहता है कि मामला कोर्ट में है, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो इतने हड़बड़ा गए थे कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कह दिया, जबकि वो खुद एक वकील हैं। तो
ऐसे मामलों में जब आजकल ये बात आती है और वो ये कह देते हैं कि मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मामला अगर कोर्ट में है तो पिछले 1 सवा साल से है, उससे पहले भी आप लोग उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं कि आप उन पर यकीन कर सकते थे या भरोसा कर सकते थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, इसमें भरोसा करने वाली बात नहीं है। मैं नंदा साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें कुछ वो ऐसा प्रूफ दिखाओ बारीदारों को, ऐसा प्रूफ मीडिया के सामने आके बताओ, जो हमारे साथ 1 to 1 बात कर लो, मीडिया पे डिबेट कर लो, हमें बताओ कि आज तक आपने बारीदारों के लिए किया क्या है। आप बोलते हो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया, कहाँ हाईलाइट किया मुझे बताओ। कहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में आके बारीदारों के फेवर में की है, वो हमें बताओ। कहीं आप इनके लिए कोई आपने रेजोल्यूशन कहीं पे पास किया, वो बताओ। कहीं असेंबली में बिल लाया, वो बताओ। कहीं पे आपने कोई असेंबली में डिबेट इस पे की है, वो बताओ। कहीं आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास या किसी भी बड़े मिनिस्टर या अधिकारी, इवन के कभी नंदा साहब बारीदारों को लेकर एलजी साहब तक नहीं गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किस लिए कहते हैं कि हम बारीदारों को, हम मसला हमने हाईलाइट किया? बिल्कुल नहीं किया। मैं कह रहा हूं बारीदारों के लिए एक सुनहरा मौका था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल के गए थे। अगर नंदा साहब इसमें काबिल होते, अगर वो करने लायक होते, तो कम से कम ये उनके लिए बड़ा इजी था, लेकिन वो नंदा साहब नहीं कर सके। रही बात एमपी साहब से आपकी क्या उम्मीदें हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से? क्योंकि वो अब लगातार दूसरी बार भी पीएमओ में गए हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप उनसे मिले अभी तक या मिलना नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से दो बार मिल चुके हैं। एक बार तो पहले उनसे मुलाकात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम इस पे बात करेंगे। फिर उन्होंने एक बार डीसी मैडम को बोल दिया कि आप इसमें इनकी बात सुनिए और इसमें एक कमेटी बनाइए, उसके बाद आप सीईओ श्राइन बोर्ड से बात करो। लेकिन वो भी 2 साल हो गए। डीसी से हम मिल गए, उनको मेमोरेंडम दे दिया। डीसी मैडम ने हमें बोल दिया कि आपको बड़ी जल्दी हम सीईओ श्राइन बोर्ड से मिलाएंगे और उन पर बैठ के पॉइंट पे डिस्कस होगी। लेकिन वो 2 साल वो भी हो गए। रही बात के हमने कोर्ट में, जैसे नंदा साहब बोल रहे हैं कि मामला ये कोर्ट में है, मैं नंदा साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में हम कब गए हैं? कोर्ट में हम 2000 में गए हैं, 2020 में गए हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कब बोला था? 2014 में। तो उसके बीच में 6 साल का गैप था। नंदा साहब, आप कितना टाइम चाहते हो इसके लिए? तो जब हमें कोई भी उम्मीद नहीं बची, जब माननीय जितेंद्र सिंह जी के पास हम गए तो वहाँ पे भी हमें टाल मटोली हुआ। जब नंदा साहब तो उसमें कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो फिर आके मीडिया के सामने ये बोल देते हैं कि मसला कोर्ट में है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप जानते हो, जहाँ बाकी लोग जो जितने भी ये लीगल लोग इसमें जानते हैं, तो उन्होंने एक ऐसे लफ्ज़ का वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। मैं तो जहाँ तक भी बोलूँगा कि नंदा साहब को सोचना चाहिए, और जितने भी ये वकील लोग पढ़े लिखे, जितने भी बड़े एडवोकेट हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये किस वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो तो कहते थे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जगह उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोल दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे आप क्या उम्मीद रख सकते हो? मुझे नहीं लगता कि नंदा साहब ने किस वजह से वो बोला, कैसे बोला, जा उनका, मुझे तो कुछ और ही डाउट होता है। ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बाकी भी जितने लोग एडवोकेट हैं उनको ये पूछूंगा कि कम से कम ये हमें बताइए, हमें भी जानकारी के लिए, कि क्या लफ्ज़ ये क्या है, ये क्या वर्ड है, कि आप कोड ऑफ कंटेम्प्ट है या कंटेम्प्ट ऑफ कोड है। तो ये ऐसे लोगों से, हमें बारीदारों को, इतनी बड़ी कम्युनिटी को कोई उम्मीद होगी? हमें नंदा साहब से कोई उम्मीद नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। पर एक मिनट मैं रोकूंगा। प्रधानमंत्री की बात आ रही है, 7 साल हो चुके हैं, आप लोग प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? या आप लोग, मतलब आप में कोई, आपकी तरफ से कोई कमी रह पा रही है, या आप किसी को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे, कोई मीडिएटर आपको नहीं मिल पा रहा कि आप प्रधानमंत्री से मिल पाएं? ये आप ज़रा बताइए। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक जाने के लिए एक सिंपल सा हमारे पास रास्ता था। हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, तो वो तो हमारे ही चुने हुए एमपी हैं। तो हमने जब नंदा साहब से इस मसले में बात की थी कि नंदा साहब, आप कम से कम जितेंद्र सिंह जी से बात करके आप सीधा वो कर लीजिए, तो हम सीधे प्राइम मिनिस्टर तक हमारी बात पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे लिए तो ईजी है। लेकिन तब नंदा जी ने ये कहा था कि हमारी जितेंद्र सिंह जी से बनती कम है। तो ये नंदा जी ने कहा कि हमारी जितेंद्र सिंह जी से बनती कम है। ये शरेआम उन्होंने सभी बारीदारों से कहा था कि वो अलग लॉबी के हैं, शायद मुझे कोई इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते थे कि वो कहीं दूसरे ग्रुप से हैं, ये दूसरे ग्रुप से हैं। तो ये ग्रुपबाजी के चक्कर में ही बारीदारों का जहाँ पे सारा मसला खराब होता जा रहा है। भाजपा के जो रियासी के प्रधान हैं शील मगोत्रा जी, उन्होंने आपकी बात
पहुंचाई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास, आप उनसे मिले भी थे। वो अलग बात है कि वो खुद पढ़ना भूल गए कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा हमसे ही कि उन्होंने आपकी बात उन तक पहुंचाई थी, लेकिन वो पढ़ना भूल गए कि उसमें लिखा क्या है। देखिए हिमांशु जी, वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं भाजपा के, वो पार्टी को सोचना चाहिए किन लोगों के हाथों में हमें ये डिस्ट्रिक्ट की कमांड सौंपनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि अगर वो हमारा मेमोरेंडम ही नहीं पढ़ सके तो वो हमारी बात क्या रखेंगे, क्या बात करेंगे बारीदारों की वहाँ पे। उन्होंने हमारा मेमोरेंडम ही नहीं पढ़ा, ये तो सबसे बड़ी इंसल्ट इससे ज़्यादा बारीदारों की और क्या हो सकती है। एक तरफ नंदा साहब आए दिन कोई ना कहीं झूठ बोल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि एक कार्यकारिणी में वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि बारीदारों को किसी ने मरा हुआ सांप बोला था। तो मैंने उनको पूछा नंदा साहब को, मीडिया में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था, अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं। मैंने बोला उसका नाम लीजिए, किस लीडर ने बोला था, मुझे तो लगता आप ही बोल रहे हो इनको मरा हुआ सांप। यार एक इतनी बड़ी कम्युनिटी का आप अपमान कर रहे हो, कम से कम इतने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो हमारे लिए नहीं करो, क्योंकि हम पुजारी बारीदार जो हैं सदियों से हम लोगों ने माता वैष्णो के स्थान की वहाँ पे सेवा की हुई है। हम कोई चोर नहीं थे, बदमाश नहीं थे, हम कोई लुटेरे नहीं थे। तब हमने सेवा की है जब वैष्णो देवी की यात्रा नहीं होती थी, चढ़ावा नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ पूजा के लिए हमारे बुजुर्ग वहाँ पे जाया करते थे। हिमांशु जी मैं आपको बताऊं कि हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे जान तक दे दी है जब वो भवन में वहाँ पे अपनी ड्यूटी दिया करते थे। कभी सर्दियों में बर्फ पड़ जाती थी, अगर 4-4, 6-6 दिन अभी भी रास्ता बंद रहता तो तब तो इतना साधन नहीं था, रास्ते बंद रहते थे तो लोग भूखे वहाँ पे मर जाते थे क्योंकि राशन की कोई सुविधा नहीं थी। तो इतनी कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी है, इतनी देर हमने हजारों साल, हमारे पास राजा कृपाल देव के टाइम से पटानामा है, 100 कुछ साल का हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है। इतने पुराने हम लोग जिसने माँ भगवती के स्थान की सेवा की और वहाँ पे अपनी ड्यूटी दी है, हम लोगों को आप इतना जलील कर रहे हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कम से कम बाकी काम छोड़िए, लेकिन हमारी बारीदार कम्युनिटी को इतना बदनाम और जलील मत कीजिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। श्याम जी बारीदार हैं या नहीं है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि एक जवाब में सरकार ने, जो आपका केस चल रहा है, जवाब में सरकार ने कहा कि बारीदार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जिस सरकार के लीडर ने आपसे वादा किया था कि आपको आपके राइट्स मिलेंगे, वही सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय है एलजी की, उन्होंने कहा कि बारीदार हैं ही नहीं। तो कहीं दुख नहीं होता आपको कि प्रधानमंत्री वादा करके जाते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि सरकार ही नहीं है, बारीदार ही नहीं है। देखिए हिमांशु जी, यही तो सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि बारीदारों का हम, मैं वर्ड पूरे उनके आपको याद दिला सकता हूं कि उन्होंने कहा था कि बारीदारों का हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे बारीदारों का। तो उससे पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बारीदारों का एक केस बद्री वर्सेस पुन्ना, जो चंबा से थे, उनका कोई डिस्प्यूट था अपना बारियों को लेकर, तो उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी फैसला दे चुका है। तो ये इतना बड़ा इशू पहले का चलता आ रहा है, ये सबको पता है कि बारीदार हैं या नहीं है। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में हैं, हमारे पास राजाओं के टाइम से लिखित में वो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमें वो कर रहे हैं, कोर्ट ने हमें मानना है। तो ये अभी सरकार जो है लेटेस्ट, अभी सरकार कह रही है बारीदारों का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो ये भी क्लियर करें कि सरकार तो कहीं ना कहीं इन्हीं की है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नंदा साहब हम मसले को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, ऊपर तक लेके गए हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार कोर्ट में जवाब दे रही है कि बारीदार वजूद में नहीं है। तो इसके लिए जो मैं कहना चाहता हूं, कम से कम अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। आप कहां बारीदारों की सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे होते तो सरकार हमारे पक्ष में वहां पे जवाब देती। तो ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सियासत इसमें कर रहे हैं। मैं आप इससे थोड़ा हटके आपको बात बताऊं, नंदा साहब ने पूरी कोशिश की है बारीदार कम्युनिटी को डिवाइड करने की। कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोगों को बीच में कोई क्या श्याम जी यही रीज़न था जब 30 अगस्त को आपने रैली निकाली, तो जो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे कि इतने बारीदार रैली में होंगे, उससे काफ़ी कम थे? क्या यही रीज़न है? क्या ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको आपने कभी वोट दिए थे, आज वो आपको इतना डिवाइड कर चुके हैं या कर रहे हैं कि बारीदार खुल के काला दिवस तक मनाने नहीं आए? देखिए हिमांशु जी, उसके दो कारण हैं।
एक तो ये लोगों को मैसेज देते रहते हैं और उनको बाइफिकेट करने की कोशिश ये कुछ पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं, ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके, ना ही होंगे। उसके आगे जाकर इन्होंने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर डालने की कोशिश की और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बार बार ये कहा कि आप गैदरिंग ज़्यादा इकट्ठी नहीं कीजिए, आपके ऊपर FIR हो जाएगी, कोविड का ध्यान रखिए। हालांकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझाने की कोशिश की कि जब तिरंगा रैली निकली थी तब कहीं प्रोटोकॉल का वो नहीं था, जब कार्यकारिणी हुई तब कहीं प्रोटोकॉल का नहीं था, जब DC ऑफिस में इतना बड़ा जुलूस निकला माइनिंग के खिलाफ तब नहीं था। लेकिन बारीदारों को, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड के खिलाफ है और श्राइन बोर्ड जो है वो एक किस्म का जम्मू कश्मीर में पैरेलल सरकार चला रहा है, क्योंकि LG साहब उसके चेयरमैन है, तो दूसरी तरफ श्राइन बोर्ड का प्रेशर था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्योंकि मैं हिमांशु जी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बारीदारों को कुचलने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है श्राइन बोर्ड द्वारा खरीदी जा चुकी है। और श्राइन बोर्ड क्या करता है कि हेलीकॉप्टर की सुविधा से, बैटरी कार की सुविधा से, VIP दर्शन की सुविधा से, ये सारी चीज़ें बड़े लोगों को देकर, बड़े अधिकारियों को देकर, बड़े पॉलिटिशियंस को देकर ये कहीं ना कहीं बारीदारों की बात को जहाँ पे दबाता जा रहा। मैं सिर्फ बारीदारों की बात नहीं कहूँगा, कटरा को ही खत्म करने पे एक पूरा प्लान चल रहा है श्राइन बोर्ड का। क्योंकि आप देख रहे हो कि कटरा का बिजनेस इन्होंने सारा हायर कर चुके हैं। आप ट्रैक की बात करेंगे, जो उन्होंने नया ट्रैक निकाला, कि क्या जरूरत थी हिमांशु जी उसकी? इतना बड़ा ट्रैक था वैष्णो देवी को जाने के लिए, और जिसकी एक मान्यता है, क्योंकि हमारा आज जो बाणगंगा की स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कभी एक नदी हुआ करती थी, आज इसने नाले का रूप ले लिया है। और आप स्ट्रेच देख लीजिए, बाणगंगा से लेकर जो नीचे हमारा बालनी पुल आता है वहाँ तक प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इसके ऊपर श्राइन बोर्ड जैसी एजेंसी क्यों काम नहीं कर पाती? देखिए हिमांशु जी, एक बड़ी सोची समझी साजिश से ये किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर बाणगंगा साफ करनी होती तो श्राइन बोर्ड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि श्राइन बोर्ड में मैंने एक RTI लगाई थी, उसमें इन्होंने ऐसे हज़ारों के हिसाब से संस्था जो जिनको उन्होंने पैसा दे दिया। तो क्या ये बाणगंगा जो इतनी महत्वपूर्ण जगह है और इतनी इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए, वैष्णो देवी के लिए, तो इसको क्या साफ करना श्राइन बोर्ड नहीं कर सकता था? श्राइन बोर्ड एक सोची समझी साजिश के तहत इसको पूरा खत्म करना चाहता है। क्योंकि उन्होंने दर्शनी ड्योढ़ी को खत्म कर दिया, बाणगंगा के ट्रैक को खत्म कर दिया, चरणपाद का मंदिर को साइड करना चाहता है, हाथी माता तो खत्म ही कर दिया। ये अलग से एक ट्रैक निकालना एक बड़ी सोची समझी साजिश है। कटरा को पूरा खत्म करना, कटरा के बिजनेस को हायर करना, कटरा का सारा सिस्टम जो कंट्रोल पूरा श्राइन बोर्ड के हाथ में आ जाए, ताकि ये पूरी इनकी मोनोपोली हो जाए। क्योंकि आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड में किसी को कोई सुनवाई नहीं है, लोकल आदमी की कोई बात तक नहीं सुनता। कभी CEO श्राइन बोर्ड ने आज तक पब्लिक से मीटिंग नहीं की। मुझे बताया कि अगर सरकार कहती है कि वो हर एक तरफ बैक टू विलेज की बातें कर रही है या दूसरी बातें कर रही है, कभी ये मुझे बताएं CEO श्राइन बोर्ड के कभी आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो जहाँ के सराउंडिंग के हैं, चाहे पंच सरपंच हो गए, BDC DDC या MLA, कभी आपने मीटिंग की है उनसे? क्यों नहीं की? क्योंकि ये उनको पता है कि जब इनसे बात करेंगे तो हमारी ये चोरी चिकारी जो है सब सामने आ जाएगी। क्योंकि श्याम जी, एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हो चुकी है पिछले 37-38 सालों में बारीदारों को लेके, सरकारें भी फेल हो चुकी हैं, और काफ़ी सारे जो ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनको हम हिंदू ग्रुप्स कहते हैं या हिंदू पार्टीज़ कहते हैं, वो भी आपका मसला नहीं हल करा पाती हैं। आज जो बारीदार संघर्ष कमेटी है और उसके जो प्रधान हैं श्याम सिंह जी, बारीदारों को लेकर अब आपकी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य रहेगा और क्या आप उस लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित हैं? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं कि मैं मरते दम तक अपने बारीदारों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। यहाँ पे प्रधान की कोई बात नहीं है, मैं बारीदार हूँ और बारीदारों के हक के लिए लड़ूंगा। क्योंकि पीछे जो हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आइंदा मैं आपको बताऊं कि आगे के लिए हमारा क्लियर कट प्लान है कि जब तक हमें हक नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि श्राइन बोर्ड ने जो जहाँ पे किया हुआ है ना, बारीदार तो जो कुछ करते थे वहाँ पे सेवा करते थे, गरीब थे बेचारे, 2 टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं था। श्राइन बोर्ड जहाँ पे एक दादागिरी के हिसाब से आप जहाँ की सैनिटरी खत्म करता जा रहा पूरा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने मीडिया में भी आके बताया कि वहाँ पे माता की पिंडियों के पीछे जो मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, बेशकीमती मूर्तियाँ हैं, वो सारी की सारी गायब कर दी गई हैं। क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछेगा इनको? मुझे बताओ कि श्राइन बोर्ड ने सारी चीज़ें जो हायर कर ली हैं। जब भी कोई VIP यहाँ पे आता है तो उसको सीधा हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है और वो सीधा भवन में चला जाता है, भवन से हेलीकॉप्टर पे बैठ के कटरा आ जाता है, तो उसको बीच का दिखाया ही नहीं जाता।
श्राइन बोर्ड ने ये एक पूरा सिस्टम बनाया होता, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो उसको ये हायर कर लेते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, हम भी यही कहेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने बड़ी जल्दी हम अप्रोच कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की, और जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम मिलेंगे तो उनको ये कहेंगे कि कम से कम श्राइन बोर्ड की आप सीबीआई द्वारा इंक्वायरी कराओ। जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक ये पैसा जो चढ़ावे के पैसे का मिसयूज खत्म नहीं होगा, तब तक बारीदारों को या कटरा के लोगों को, कटरा सराउंडिंग के लोगों को बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जहां तक ये हिंदू संगठन जो जहां पे हैं तो वो क्यों चुप हैं, उसका भी एक कारण है। मुझे बताइए, आपके बारीदार जिन्होंने हजारों साल माता की वहां सेवा की है, हमारी कुल देवी है, हमें वहां पे दर्शन करने तक का कोई अधिकार श्राइन बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया। हमें इवन के स्लिप तक नहीं दी जाती दर्शन के लिए, हमें आम लाइन में लग के दर्शन करने पड़ते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। एक तरफ वो शिवसेना का एक वो लीडर था, वो सो कॉल्ड कौन लीडर था जम्मू से, वो जब भी आता 200 आदमी को लेके बिना फ्रिस्किंग के, और बिना, आपने पिछले दिनों मीडिया में भी कवर किया था, हमने प्रोटेस्ट भी किया, एक साइड वो बिना फ्रिस्किंग के और बिना किसी पर्ची के, समय कोविड अपनी चरम सीमा पे था। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हो, एक तरफ वो कम्युनिटी जिन्होंने हजारों साल माता की सेवा की, माता उनकी कुल देवी है, उनको दर्शन तक के लिए आप वंचित रखते हो, दूसरी तरफ उन लोगों को आप वहां पे विदाउट फ्रिस्किंग और विदाउट पर्ची के भेज रहे हो। तो उसका कारण क्या है? क्या हम अगर बारीदार दर्शन करने जाएंगे तो पर डे में हम 3-4 5-6 लोग जाएंगे, तो वो अगर 2-2 हजार लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? वो इसलिए श्राइन बोर्ड उनको प्रायोरिटी दे रहा है कि वो हमारे खिलाफ ना बोलें, क्योंकि इन सारे जो संगठन हैं, बड़े जो इनके अधिकारी हैं, उनको श्राइन बोर्ड द्वारा खरीद लिया गया है। उनको कहीं ना कहीं कोई सुविधा, बैटरी कार की, हेलीकॉप्टर की, जहाँ वहाँ पे अकोमोडेशन, जहाँ प्रायोरिटी देकर, जहाँ किसी न किसी तरीके से उनको हायर कर लिया ताकि वो ना बोले। लेकिन अब हम भी ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए हम उन संगठनों के पास भी जाएंगे कि आपने अगर जिम्मा लिया हिंदू कौम को आगे ले जाने का, तो मुझे बताइए जहां पे हिंदुओं के लिए कटरा में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माता के चढ़ावे के पैसे से नारायणा हॉस्पिटल बना। हिमांशु जी, आप जाकर वहां पे देखिए, आज भी आप वहां पे जानकारी ले लीजिए, क्या वहां पे हिंदुओं का इलाज होता है? क्या वहां पे गरीब लोगों का इलाज होना ये चाहिए था कि वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसे से एक चैरिटी हॉस्पिटल बनता, वहां पे लोगों का इलाज होता। जहां लोगों, कटरा के लोगों को, क्या कटरा के लोगों का वैष्णो देवी की यात्रा को बढ़ाने के लिए, जहां इस स्थान को बनाए रखने के लिए कटरा के लोगों का योगदान नहीं था? बिल्कुल। जहां बारीदारों का योगदान नहीं था, तो उनको बिल्कुल खत्म करके श्राइन बोर्ड सोचेगा हमने 35 साल में सब कुछ कर लिया। कुछ नहीं किया श्राइन बोर्ड ने। श्राइन बोर्ड ने सिर्फ एक काम किया। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं श्राइन बोर्ड को, सरकार को, हर उस एजेंसी को, कि आप सामने बैठ के बात कीजिए। बारीदारों, एक तरफ बारीदारों को 1000 साल की सर्विस, जिनको आपने गलत कहा, उनके घर देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए और उनका खान पान देख लीजिए। दूसरी तरफ आप श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का देख लीजिए, और भी ये आप 5 स्टार सुविधा जो भोग रहे हैं। ये पहले भी मैंने कहा कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो हैं, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसे का, जो उन लोगों ने आस्था के साथ पैसा चढ़ाया हुआ है, उसके पैसे से श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो है वो 5 स्टार सुविधा भोग रहे हैं। और गरीब बारीदार और कटरा सराउंडिंग के लोग और कटरा के लोग जो हैं वो दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। क्योंकि बिजनेस के लिहाज से देखो, श्राइन बोर्ड ने ये न्यू ट्रैक निकालने का मेन कारण नहीं हुई वही था। वो कहते थे कि इनकी सोच थी कि पूरा बिजनेस हायर कर लें ताकि कटरा के लोगों सारे एकदम भूखमरी पे आ जाए। ये पॉलिसी है इनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों की भी सोचो, जिन लोगों ने स्थान को बनाए रखा, हजारों सालों से माँ भगवती की वहां पे सेवा की है, कटरा के लोगों ने इतनी सर्विस दी है, तो इन लोगों की तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, और ये हम दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका। 37-38 साल हो चुके हैं, बारीदारों का मामला अब भी ज्यों का त्यों है। श्याम जी प्रधान हैं, बारीदार संघर्ष कमेटी, कहते हैं अपना जीवन तक निछावर कर देंगे इस मामले को लेकर जब तक वो सुलझेगा नहीं। लेकिन अगर बारीदार संघर्ष कमेटी कोई भी चीज़ करती है या मीडिया में बयान देती है, उसके विपरीत श्राइन बोर्ड की तरफ से ना कोई बयान आता है, ना कोई स्टेटमेंट आती है, ना वो मीडिया में आते हैं, ना सोशल मीडिया पे आते हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? अगर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, तो श्राइन बोर्ड मीडिया नामक चौथे स्तंभ से बात क्यों नहीं कर पाता, अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाता? जब ऐसा मौन कई सालों से चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बारीदार जो इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, क्या वो सही है?
जब दफ्तरों में आग लग जाती है और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती तो क्या वो इल्ज़ाम सही हैं? जब कुछ एम्प्लॉयज़ जिनकी तनख्वाह कुछ हज़ार रुपए हैं लेकिन वो आलीशान बंगलों में आलीशान तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या बारीदार सही हैं जो वो करप्शन का इल्ज़ाम लगवा रहे हैं? आखिर कब तक श्राइन बोर्ड मीडिया के आगे आकर अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करेगा? ये एक सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में, और अब तैयारी है बारीदार संघर्ष कमेटी की प्रधानमंत्री से मिलने की, उनको याद दिलाने की कि हम वही बारीदार हैं जिन्होंने हजारों सालों तक इस माता रानी के पावन गुफा की रक्षा की और पूजा की, और आज उन्हीं बारीदारों को आपने वादा करके भी दरकिनार कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेराल्ड, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।